Hello everyone, welcome back. I hope you all are doing great. This is a क्वेश्चन वीडियो नंबर 1 जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 9 इलस्ट्रेशन नंबर 9। इस चैप्टर के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं दैट आर कवर्ड अंडर लेक्चर नंबर 41 एंड 42। इसमें हमने सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स भी कवर किए हुए हैं एंड जो फर्स्ट 8 इलस्ट्रेशंस है वो भी हमने इन्हीं लेक्चर्स में कवर किए हैं। तो अगर आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में या फर्स्ट 8 इलस्ट्रेशंस में से किसी भी इलस्ट्रेशन में कोई डाउट है तो आपने लेक्चर नंबर 41 एंड 42 देखना है। ठीक है, आज के वीडियो का हमारा टारगेट है कि हमने इलस्ट्रेशन नंबर 9 को प्रॉपर्ली डिटेल में सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन में आपने करना क्या है, आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, पी एंड एल अकाउंट बनाना है एंड द बैलेंस शीट बनानी है। मींस आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है, आपको रॉ डाटा प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पर आपके पास एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का बैलेंस दिया हुआ है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ठीक है, इसके बिना आपको ट्रांजेक्शन्स बताई गई हैं। अभी मैंने ये ना कंसेप्ट लेक्चर में आपको बताया था कि जो चैप्टर नंबर 9 है अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, इसमें जब भी आपने रॉ डाटा से प्रॉपरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है तो वहां पर आपके मेनली 5 तरह के वर्किंग नोट हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज योर समरी, समरी कैश एंड बैंक अकाउंट। समरी कैश एंड बैंक अकाउंट कब बनता है, अगर आपको प्रॉपरली डिटेल्ड कैश अकाउंट या कैश बुक ना प्रोवाइड की हो तब आपने समरी कैश एंड बैंक अकाउंट बनाना है। अभी इस क्वेश्चन में आपको ट्रांजैक्शंस बताई गई हैं, आपको प्रॉपरली नहीं बताया गया कि उसमें से आपको प्रॉपरली फॉर्मेट के फॉर्म में नहीं दिया गया कि दिस इज योर कैश एंड बैंक अकाउंट या फिर दिस इज योर कैश बुक अकाउंट। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें करना है कि हमने समरी कैश एंड बैंक अकाउंट बनाना है। इसके बाद सेकेंडली हम बनाते हैं बैलेंस शीट। आप इसको बैलेंस शीट भी लिख सकते हो, आप इसको स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स भी लिख सकते हो। बेसिकली आपने ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है दैट इज ऑन 1 अप्रैल 2021, जिससे हमें क्या पता चलता है, हमें अपनी ओपनिंग कैपिटल मिलती है। ओपनिंग कैपिटल हम फाइंड आउट करते हैं बाय प्रिपेयरिंग द ओपनिंग बैलेंस शीट। अभी यहाँ पर अगर आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है तो आपके पास ट्रेड डेटर्स का बैलेंस भी मिसिंग है। तो हमें बैलेंस शीट बनाने से पहले ट्रेड डेटर्स का अकाउंट बनाना पड़ेगा टू फाइंड आउट द ओपनिंग बैलेंस ऑफ ट्रेड डेटर्स। उसके बिना हमारे पास आते हैं यहाँ पर डेटर्स अकाउंट, जिसको हमें बैलेंस शीट से पहले बनाना पड़ेगा अभी। ठीक है, एंड अगर आपके पास बीआर भी होता तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, बीआर अकाउंट पहले बनाते उसके बाद डेटर्स का अकाउंट बनाते। सिमिलरली यहाँ पर आपके पास क्रेडिटर्स का अकाउंट भी आएगा एंड अगर आपके पास बिल्स पेबल होता तो हम बिल्स पेबल अकाउंट बनाते। एंड लास्टली जितने भी आपके पास एक्सपेंसेस हैं उनके नॉमिनल अकाउंट्स बनेंगे। जैसे यहाँ पर आपके पास सैंड्री एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है तो यहाँ पर आप सैंड्री एक्सपेंसेस का एक अकाउंट बना सकते हो या फिर आप उसकी एक स्टेटमेंट बनाओगे टू फाइंड आउट कि कितनी अमाउंट आपकी पी एंड एल अकाउंट में चार्ज की जाएगी। तो ये जो 5 वर्किंग नोट्स है ना, आपने बस इन्हीं के बीच में सारी की सारी कैलकुलेशन करनी है। ये जो नॉमिनल अकाउंट्स हैं वो एक भी बन सकता है, वो एक से ज्यादा भी बन सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपके पास कितने बैलेंसेस का ओपनिंग एंड क्लोजिंग गिवन है इन द बैलेंस शीट। ठीक है, अभी हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम समरी कैश एंड बैंक अकाउंट बनाएंगे। हम बैलेंस शीट को पहले नहीं बना सकते बिकॉज हमारे पास अभी ओपनिंग डेटर्स का बैलेंस भी नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट क्या बनेगा, डेटर्स अकाउंट बनेगा। डेटर्स के साथ साथ ही हम क्रेडिटर्स का अकाउंट भी बना लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। एंड बैलेंस शीट बनाने के बाद एट द एंड हम क्या करेंगे, नॉमिनल अकाउंट बना लेंगे। तो ऐसे आपके सारे के सारे वर्किंग नोट्स बनेंगे, उसके बाद आपने फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं। मेनली आपके ये 5 वर्किंग नोट ही बनने वाले हैं। इनका सीक्वेंस क्या रहने वाला है, डेट डिपेंड्स ऑन कि आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या गिवन है और कैसे गिवन है। डन, हम स्टार्ट करते हैं। आप इसको फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर ना आपने क्या करना है, अपना प्रॉपरली एक फॉर्मेट बनाना है दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट, देन थोड़ी सी स्पेस छोड़ के पी एंड एल अकाउंट एंड लास्टली बैलेंस शीट। जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के फॉर्मेट्स होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपने वो फॉर्मेट बनाना है। आप 1 से 1.5 पेज छोड़ सकते हो फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसके बाद आप क्या करो, यहाँ से आप वर्किंग नोट्स बनाना स्टार्ट करो। बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल ना ऐसे क्वेश्चंस में आपके पहले वर्किंग नोट्स बनेंगे, वर्किंग नोट्स के बाद आपको पता चलेगा कि आपने कितनी अमाउंट कहाँ पर डालनी है। बट आपका मेन जो क्वेश्चन है दैट इज द ट्रेडिंग अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो आपका क्वेश्चन जो स्टार्ट होगा जब आपने उसको प्रेजेंट करना, तो आपने प्रेजेंटेशन ऐसे ही करनी है कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेन क्वेश्चन उन्होंने पूछा है वो आपने देना है। उसके लिए आप स्पेस छोड़कर अपनी वर्किंग नोट स्टार्ट कर सकते हो। जब आपके वर्किंग नोट्स बन जाएंगे उसके बाद आप अपने फाइनल आंसर में अमाउंट्स को ट्रांसफर करना। तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल वर्किंग नोट नंबर 1 आएगा दैट इज समरी कैश एंड बैंक अकाउंट। ये जो समरी कैश एंड बैंक अकाउंट है इसको तो आप ऐसे याद रखो कि अगर आपको क्वेश्चन में कैश एंड बैंक अकाउंट दिया हुआ है या फिर आपको कैश बुक दी हुई है देन आपने ये अकाउंट नहीं बनाना। अगर नहीं दिया हुआ तो आपने बनाना ही बनाना है, बस इसमें और कोई सेकंड ऑल्टरनेटिव है ही नहीं।
ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल रिसीट्स लिखेंगे, देन अमाउंट लिखेंगे, नेक्स्ट हमारे पास आएगी पेमेंट्स एंड लास्टली अमाउंट। डन। अभी हम वन बाय वन रिकॉर्ड करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है बैलेंस शीट आइटम्स में ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक का, दैट इज 6960। तो हम यहाँ पर लिखते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन दैट इज 6960। इसके बाद हम वन बाय वन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना स्टार्ट करते हैं जो हमारे कैश और बैंक अकाउंट को अफेक्ट कर सकती हैं। सबसे पहले हमारे पास है कैश एंड डिस्काउंट क्रेडिटेड टू डेटर्स। यहाँ पर उन्होंने बोला है कि हमने कैश और डिस्काउंट दोनों को कॉम्बिनेशन में, दोनों का कंबाइन अमाउंट कितना क्रेडिट करना है, दैट इज 64,000। अभी इसमें से कितना कैश है कितना डिस्काउंट है वो हमें नहीं पता, तो इसको हम एज इट इज यूज नहीं कर सकते। हम आगे बढ़ते हैं, अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन दी होगी रिगार्डिंग द कैश बैलेंस और डिस्काउंट बैलेंस, उसके बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे कि इसमें से कितनी अमाउंट हमारी कैश एंड बैंक अकाउंट में जाएगी और कितनी हमारी डिस्काउंट कॉलम में जाएगी। डन। इसके बाद हमारे पास है सेल्स रिटर्न, ये भी हमारे कैश बुक का पार्ट नहीं होता, दैट विल बिकम पार्ट ऑफ द डेटर्स अकाउंट। देन बैड डेट भी हमारे डेटर्स अकाउंट में जाएंगे। उसके बाद सेल उन्होंने दी हुई है, यहाँ पर भी उन्होंने बता दिया कि कैश एंड क्रेडिट दोनों का टोटल बताया गया 71,810। अगेन इसमें से कितना कैश है कितना क्रेडिट है हमें बाइफरकेट करना पड़ेगा, उसके लिए हम आगे वर्किंग्स करेंगे, उसके बेसिस पर हमें पता चलेगा। देन हमें बताया गया डिस्काउंट अलाउड बाय द ट्रेड क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स ने हमें कितना डिस्काउंट दिया है, तो ये भी हमारे कैश बुक का पार्ट नहीं बनेगा। अगर आपको कैश बुक याद होगी, हमने चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर 5 में कैश बुक बनानी सीखी थी। वहां पर हमने देखा था कि डिस्काउंट का एक सेपरेट कॉलम होता है, बट वहां पर हम बैलेंसिंग नहीं करते। हम क्या करते हैं, उस वहां पर डिस्काउंट डालते हैं एंड जस्ट उसको हम क्या करते हैं, सेपरेटली डिस्काउंट अकाउंट में हम उसको डेबिट एंड क्रेडिट कर देते हैं। वहां पर उसकी बैलेंसिंग करके उसकी नेट अमाउंट नहीं निकाली जाती। तो जब आप समरी कैश एंड बैंक अकाउंट बनाओगे, यहाँ पर आपने सिर्फ और सिर्फ कैश एंड बैंक की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है, डिस्काउंट को आपने रिकॉर्ड नहीं करना। उसको आपने डायरेक्टली कहाँ पर रिकॉर्ड करना है, जो भी उसका अकाउंट जैसे डेटर्स एंड क्रेडिटर्स का अकाउंट आ गया, एंड सेकेंडली आपने P&L में रिकॉर्ड करना है। डन। देन इसके बाद हमारे पास है परचेज रिटर्न, अगेन ये हमारी कैश बुक का पार्ट नहीं बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है एडिशनल कैपिटल, जो उन्होंने बोली है पेड इनटू बैंक। बैंक में आपको आपने एडिशनल कैपिटल दी है, तो यहाँ पर 8500 की आपकी एडिशनल कैपिटल है, ये आपके बैंक अकाउंट को इफेक्ट कर रही है, तो इसका मतलब क्या है कि ये आपकी कैश बुक को भी इफेक्ट करेगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू कैपिटल एंड 8500। तो इतनी आपने कैपिटल इंट्रोड्यूस की है जिसको आप अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड करोगे। देन इसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट, दैट इज रियलाइजेशन फ्रॉम डेटर्स पेड इनटू बैंक। यहाँ पर हमें क्या अमाउंट दी गई है, 62,500। अभी यहाँ पर देखो, उन्होंने टोटल अमाउंट बोली थी कि 64,000 की टोटल अमाउंट थी जो डेटर से रिसीव हुई है अलोंग विद डिस्काउंट, भी जितना हमने उसको डिस्काउंट दिया है एज वेल एज जो हमें अमाउंट रिसीव हुई है। बट उसमें से एक्चुअल में हमें अमाउंट कितनी रिसीव हुई है, 62,500 की। तो ये जो डिफरेंस है दैट इज 1500 का, दिस इज द डिस्काउंट। तो हम क्या करेंगे, जो कैश बुक है उसमें हम सिर्फ और सिर्फ 62,500 को ही रिकॉर्ड करेंगे। टू डेटर्स 62,500, एंड इसके बिना जो हमारा डिस्काउंट वाला बैलेंस है उसको हम क्या करेंगे, जब हम डेटर्स एंड क्रेडिटर्स के अकाउंट बनाएंगे तब इसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट कैश परचेज। कैश में हमने परचेज किया तो हमारे कैश कॉलम को अफेक्ट करेगा 1030, तो इसलिए हम इसको यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे बाय परचेजेस 1030। डन। फिर इसके बाद हमारे पास आ रहा है नेक्स्ट, दैट इज कैश एक्सपेंस। कैश एक्सपेंस की है दैट इज 9570, अगेन ये हमारी कैश बुक का पार्ट बनेगा बाय कैश expenses, that is this is 9570, 9570। देन इसके बाद हमारे पास आ रहा है पेड बाय चेक। पेड बाय चेक फॉर मशीनरी परचेज, मशीनरी परचेज करने के लिए आपने 430 रुपीज पे किए, तो इसको भी हम रिकॉर्ड करेंगे बिकॉज हमारी पेमेंट हुई है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बाय मशीनरी लिखकर 430 को रिकॉर्ड करेंगे। डन। देन इसके बाद हमने नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारी हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस क्या होते हैं, हमारी ड्राइंग्स होती हैं। ठीक है, अगर आपने बिजनेस में से घर के खर्चे किए हैं तो वो आपके लिए ड्राइंग्स है, तो दिस विल बी क्रेडिटेड एज ड्राइंग्स। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको क्रेडिट करेंगे एज अ ड्राइंग्स। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा बाय ड्राइंग्स एंड द अमाउंट इज 4130, नहीं 3180, 3180। दिस इज 3180।
180। डन। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास है कैश पेड इनटू बैंक, कैश ड्रॉन फ्रॉम बैंक। ये हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर 5 में डिस्कस किया हुआ है पॉइंट, फिर भी मैं यहाँ पर एक बार एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ये जो दोनों ट्रांजेक्शन्स होती हैं दीज आर द कॉन्ट्रा एंट्रीज, जिसमें हम बैंक में से बिजनेस के लिए पैसा निकालते हैं या फिर बिजनेस का पैसा बैंक में डिपॉजिट करते हैं। तो वहां पर हम ना लेजर फॉलियो कॉलम में हम इसके लिए सी वर्ड लिखते थे, बट यहाँ पर आपके पास सिंगल कॉलम है, आपकी बैंक की ट्रांजेक्शन भी उसी कॉलम में आप रिकॉर्ड करो एंड कैश की ट्रांजेक्शन को भी उसी कॉलम में रिकॉर्ड करो, बट एट द एंड ये आपकी कॉन्ट्रा एंट्रीज है तो इसका इफेक्ट दोनों साइड जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास कैश पेड इनटू बैंक है, तो आपका कैश कम हुआ है तो आप क्या करोगे, टू कैश लिखोगे, एंड बैंक में डिपॉजिट हुआ है तो बैंक को आप क्या करोगे, डेबिट करोगे। तो आप यहाँ पर क्या करने वाले हो, 5000 से फर्स्ट ऑफ ऑल टू कैश लिखोगे कि कैश में आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ है, कॉलम सेम है इसीलिए हम उसी कॉलम में लिख रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पर आपके पास आ जाएगा बाय बैंक, आपका कैश बैलेंस कम हुआ है 5000 का, तो यहाँ पर भी आपका 5000 आ जाएगा। जैसे आपने कैश बुक में सीखा था वैसा ही है, जस्ट डिफरेंस क्या है, वहां पर आपका कैश का कॉलम एंड बैंक का कॉलम सेपरेट होता था, यहाँ पर आपका सिंगल कॉलम है बट एट द एंड एंट्रीज वैसे ही डलने वाली है। देन इसके बाद आपके पास जो विड्रॉ आपने विड्रॉ किया है फ्रॉम द बैंक दैट इज 92,000 9240, तो यहाँ पर आपके पास आने वाला है 9240। अभी ये भी सेम है कि आपने बैंक में से पैसा निकाला है, बैंक में से पैसा निकाला है एंड उससे आपका कैश का बैलेंस इंक्रीज हो गया, तो आप यहाँ पर लिखोगे टू बैंक कि बैंक में से पैसा निकालने की वजह से आपका कैश का बैलेंस इंक्रीज हुआ, एंड यहाँ पर आप लिखोगे बाय कैश कि कैश की वजह से आपका बैंक का बैलेंस क्या हो गया, कम हो गया। तो एक साइड पर आपका कैश का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, दूसरी साइड आपका बैंक का बैलेंस कम हो रहा है, तो दोनों साइड इसको हम क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। देन इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट उन्होंने बताया है कि कैश इन हैंड का क्लोजिंग बैलेंस बताया गया दैट इज 1200। अभी यहाँ पर आपके पास कैश इन हैंड एंड एट बैंक का टोटल क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है 8080, इसमें से आपका 1200 जो है वो आपका कैश इन हैंड का बैलेंस है, तो जो बाकी का पेंडिंग है दैट इज योर बैंक बैलेंस। एंड लास्टली उन्होंने बोला कि आपने चेक इशू किया टू द ट्रेड क्रेडिटर्स, एक तरह से आपने बैंक के थ्रू पेमेंट किया दैट इज 60,270, तो अब यहाँ पर लिखोगे बाय क्रेडिटर्स 60,270, तो आपके पास यहाँ पर आ गया 60,270। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंसेस लिखेंगे, बाय बैलेंस कैरी डाउन, आपका कैश का बैलेंस तो उन्होंने डायरेक्टली बता दिया 1200 है, एंड बैंक का बैलेंस हम क्या करेंगे, बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे दैट इज 8080 माइनस 1200, तो दिस इज 6880। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, इनका टोटल लगाओगे एंड जो भी आपकी बैलेंसिंग फिगर आ रही है उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। अभी आपके पास स्टार्टिंग है 1030 प्लस 9570 प्लस 30 3180 प्लस 5000 प्लस 9240 प्लस 60270 प्लस 1200 प्लस 6880 माइनस 8500 62 माइनस 5000 माइनस 9240, तो दिस इज 4600 आपके डेबिट साइड पर बैलेंस आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि दिस इज योर कैश सेल एंड इट इज बैलेंसिंग फिगर। आप इसका टोटल लगाओगे तो आपका अकाउंट क्लोज हो जाएगा। तो दिस इज योर कैश एट बैंक समरी, इसके बेसिस पर अभी हमने क्या करना है, बाकी की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है। अभी सेकंड हमारा वर्किंग नोट बनेगा दैट इज द, अगर आपके पास ट्रेड डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस होता तो आप डायरेक्टली यहाँ पर सेकंड वर्किंग नोट बैलेंस शीट को बना सकते थे दैट इज ओपनिंग बैलेंस शीट, बट यहाँ पर आपके पास ट्रेड डेटर्स का भी ओपनिंग बैलेंस नहीं है, तो अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, डेटर्स अकाउंट बनाते हैं टू फाइंड आउट द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द ट्रेड डेटर्स। आपके पास ओपनिंग बैलेंस है नहीं, तो यहाँ पर आपके पास डेफिनेटली जो बैलेंसिंग फिगर आने वाले दैट विल बी द ओपनिंग बैलेंस। इसके बाद हम डेटर्स के अकाउंट में हम क्या क्या चीजें रिकॉर्ड करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ना यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस लिख लेते हैं बिकॉज क्लोजिंग बैलेंस तो आने ही वाला है, तो अब यहाँ पर लिखोगे बाय बैलेंस कैरी डाउन, एंड आपके पास डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस है दैट इज 17,870, तो अब यहाँ पर लिखोगे 17,870। डन। देन इसके बिना आपके पास और कौन सी ट्रांजेक्शन अभी डेटर्स के रिगार्डिंग आई है, फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने एक बोला था कि आपने कितना पैसा रिसीव किया था 62,500, तो यहाँ पर आप लिखोगे बाय बैंक 62,500, एंड यहाँ पर हमने बैलेंसिंग फिगर निकाली थी डिस्काउंट की कि आपको आपने डिस्काउंट कितना दिया था दैट इज
1500, तो यहाँ पर आप लिखोगे बाय डिस्काउंट, आपके पास यहाँ पर आ जाएगा बाय डिस्काउंट दैट इज 1500। तो अगर आप इन दोनों का टोटल लगाओगे तो जो आपकी फर्स्ट ट्रांजैक्शन है कैश एंड डिस्काउंट, कितना क्रेडिट किया है आपने, 64,000 का, बस हमने बाइफरकेट करके दिखा दिया। देन इसके बाद आपके पास और कौन सी ट्रांजैक्शन आई थी, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न को भी हम यहीं पर रिकॉर्ड करते हैं बिकॉज इतने से हमारा डेटर्स का बैलेंस कम हो जाता है, तो सेल्स रिटर्न को हम यहाँ से रिकॉर्ड करेंगे। सेल्स रिटर्न हमारी कितनी थी, डेट वाज 1450। देन इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है बैड डेट, अगेन इससे भी हमारा डेटर्स का बैलेंस कम हो जाएगा, डेट इज 420, तो इसको भी हम यहीं पर रिकॉर्ड करेंगे बाय बैड डेट 420। डन। देन इसके बिना आपके पास और कौन सी ट्रांजेक्शन है जिसकी वजह से आपका डेटर्स का अकाउंट इफेक्ट हो सकता है, यहाँ पर आपके पास सेल्स टोटल की है, कैश एंड क्रेडिट की। यहाँ से आप अपनी क्रेडिट सेल को निकाल सकते हो, कैसे, यहाँ पर आपके पास टोटल सेल है डेट इज 71,810 एंड आपने यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर से निकालिया कि आपकी जो कैश सेल है डेट इज 4600। तो अगर आपकी टोटल सेल आपको गिवन है, आपको कैश सेल गिवन है, तो आपकी जो बैलेंसिंग फिगर है डेट इज योर क्रेडिट सेल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू क्रेडिट सेल एंड ये अमाउंट हमारी आ जाएगी 71,810। इसमें से हम माइनस कर देंगे 4600 को जो हमारे पास यहाँ पर आई थी। देन आपके पास जो क्रेडिट सेल है डेट इज द बैलेंसिंग फिगर 71810 माइनस 4600, तो दिस इज 67,210। डन। देन इसके बिना आपके पास ये क्रेडिटर्स का अकाउंट है, परचेज रिटर्न क्रेडिटर्स अकाउंट में जाएगी, एडिशनल कैपिटल को हमने यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करना, ये हमने रिकॉर्ड कर लिया, परचेज हो गया, एक्सपेंसेस एंड बाकी कोई भी ट्रांजेक्शन ऐसी नहीं है जो आपके डेटर्स के अकाउंट को अफेक्ट करे। तो हम यहाँ पर अभी क्या करेंगे, इसकी बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं। 62,500 प्लस 1500 प्लस 1450 प्लस 420 प्लस 70,870 माइनस 67,210, तो आपके पास यहाँ पर आ रहा है 16,530। तो यहाँ पर आप जब टोटल लगाओगे तो आपका ये जो मैच हो जाएगा। डन। तो ये आपकी बैलेंसिंग फिगर आई है, दैट इज द ओपनिंग डेटर्स। अभी इसके बाद आप डायरेक्टली या तो बैलेंस शीट बना सकते हो ओपनिंग की, या पर पहले क्रेडिटर्स अकाउंट बना के उसके बाद आप बैलेंस शीट बना सकते हो, जैसे भी आपको सही लग रहा है वैसे आप कर सकते हो। बिकॉज मॉड्यूल में इसके बाद क्रेडिटर्स अकाउंट बनाया है, इसलिए मैं यहाँ पर इसके बाद थर्ड वर्किंग नोट बना रही हूँ, दैट इज द क्रेडिटर अकाउंट। बट जरूरी नहीं है कि आपने इसी सीक्वेंस में वर्किंग नोट्स बनाने, आप अपने सीक्वेंस में भी कर सकते हो, जस्ट दैट कि आपको जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसके बेसिस पर आपने डिसाइड करना है कि आप कौन सा वर्किंग नोट पहले बनाने वाले हो। अगर आपके पास मल्टीपल अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है तो आप उनमें से कोई भी अकाउंट पहले बना सकते हो, जैसे यहाँ पर आप बैलेंस शीट को भी पहले बना सकते थे और क्रेडिटर अकाउंट को भी पहले बना सकते हो। अभी यहाँ पर आपके पास आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग क्रेडिटर्स का आपको बैलेंस दिया गया है, यहाँ पर आपके पास है 15,770, 15,770। देन इसके बाद उन्होंने बताया है हमारे पास नेक्स्ट चीज, आपको यहाँ पर दिया गया कि आपको आपको कितना डिस्काउंट मिला है, दैट इज डिस्काउंट अलाउड बाय ट्रेड क्रेडिटर्स। ट्रेड क्रेडिटर्स ने आपको डिस्काउंट दिया, तो आपको डिस्काउंट जितना मिला होगा उतने से आपका ट्रेड क्रेडिटर का बैलेंस कम हो जाएगा, दैट इज 700। तो इसको हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिटर्स अकाउंट में, दैट इज टू डिस्काउंट दैट इज 700। डन। देन इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है, नेक्स्ट इज परचेज रिटर्न हुई है 400 की, तो इसको भी हम रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पर जितना परचेज रिटर्न आपका होगा उतने से आपके क्रेडिटर्स का बैलेंस भी कम हो जाएगा, दैट इज 400। डन। नेक्स्ट इज एडिशनल कैपिटलाइजेशन, ये सारी चीजें आपकी यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं होंगी। कैश परचेज को या तो हम कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं या फिर हम डायरेक्टली ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, वो हमारे क्रेडिटर्स का अकाउंट का पार्ट नहीं होता, इसलिए इसको हम यहाँ पर कंसीडर नहीं करेंगे। इसके बाद आपके पास लास्ट में दिया हुआ है कि आपने कितनी पेमेंट किया ट्रेड क्रेडिटर्स को, डेट इज 60,270, इसको हम रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा टू बैंक 60,270 एंड लास्टली आपको दिया गया है बाय टू बैलेंस कैरी डाउन, आपके पास क्लोजिंग बैलेंस ऑलरेडी है, डेट इज 12,400, तो इसको हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेंगे 12,400। तो आपके पास क्रेडिट की परचेजेस यहाँ पर नहीं है, तो इसको हम रिकॉर्ड कर लेंगे 700 प्लस 400 प्लस 60,270 प्लस 12,400 माइनस 15,770, तो यहाँ पर आपके पास आ रहा है 58,000। इसको हम क्या लिखेंगे, क्रेडिट परचेज एंड दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर, दैट इज 58,000। ठीक है।
अभी आपके पास कैश परचेज थी, क्रेडिट परचेज जहां से निकल गई, तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट की परचेज अकाउंट भी हो जाएगा। अभी इसके बाद हम फर्स्ट ऑफ ऑल वर्किंग नोट्स को ही कंप्लीट कर लेते हैं। हमारे पास वर्किंग नोट नंबर 4 आएगा, डेट इज अ बैलेंस शीट। इवन तो आप इसको बाद में भी बना सकते हो, बट फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हम वर्किंग नोट्स को ही कंप्लीट कर लेते हैं, देन हम डायरेक्टली हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एक फ्लो में कंप्लीट कर देंगे। बैलेंस शीट बनानी है एज एट 1 अप्रैल की, हमने यहाँ पर बनानी है 1 अप्रैल की, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एज एट 1 अप्रैल 2021। यहाँ पर आपके पास आ जाएंगी सारी की सारी लाइबिलिटीज, अमाउंट, देन एसेट्स एंड लास्टली अमाउंट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास यहाँ पर आपको दिया गया है क्रेडिटर्स का बैलेंस एंड सैंडरी एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग। तो आप ओपनिंग बैलेंस शीट के बेसिस पर ना अपनी इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर लो। यहाँ पर आपके पास जो भी ओपनिंग बैलेंसेस गिवन है आप उसको एक फ्लो में यहाँ पर रिकॉर्ड कर लो। सबसे पहले आपके पास है क्रेडिटर्स का अकाउंट, मैं इसको डायरेक्टली मॉड्यूल से रिकॉर्ड कर रही हूँ, आप भी वहां से इसको रिकॉर्ड कर सकते हो। हमारे पास सबसे पहले है यहाँ पर क्रेडिटर्स का अकाउंट, तो हम क्रेडिटर्स का बैलेंस रिकॉर्ड करेंगे, दैट इज 15,770। देन इसके बाद हमारे पास है सैंडरी एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा सैंडरी एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, दैट इज 600। नेक्स्टली आपके पास है सैंडरी एसेट्स, जो हम यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं एसेट्स का बैलेंस, दैट इज 11,610। नेक्स्ट इज इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का बैलेंस है आपके पास, दैट इज इन्वेंट्री इज 8040। एंड नेक्स्ट आपको दिया गया है कैश एंड बैंक का बैलेंस, इट्स 6960। एंड डेटर्स का बैलेंस हमने ऑलरेडी निकाल लिया है थ्रू द डेटर्स अकाउंट, तो यहाँ पर हमारे पास बैलेंस कितना आ जाएगा 16,530। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 16,530। आपके पास जितना भी ओपनिंग बैलेंस था आपने रिकॉर्ड कर लिया। अभी आप क्या करोगे, इसकी टोटलिंग करोगे एंड बैलेंसिंग फिगर में आपके पास ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी 11,610 प्लस 8040 प्लस 6960 प्लस 16,530 माइनस 15,770 माइनस 600, तो दिस इज 26,000। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा कैपिटल, दैट इज 26,770। एंड इसको आप यहाँ पर टोटल लगाकर मैच कर दोगे, आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट में इतना ही है। डन। देन इसके बाद हमारे पास लास्ट वर्किंग नोट आता है, इसको हम इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट बना लेते हैं, दैट इज वर्किंग नोट नंबर 5, जिसमें हमने क्या करना है, अपने एक्सपेंसेस की कैलकुलेशन करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपके पास है जो एक्सपेंसेस आपने कैश में पे किया है, कैश पेड, आपको डायरेक्टली गिवन है कि आपने कितने एक्सपेंसेस कैश में इनकर किए, दैट इज कैश एक्सपेंसेस 9570। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 9570। एंड इसमें आपको क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग भी बताया गया है, तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को हम ऐड करते हैं एंड ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को हम यहाँ पर क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग तो हमने यहीं पर रिकॉर्ड किया था 600 का, तो इसको हम यहाँ से माइनस कर देंगे एंड क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग हमारे पास यहाँ पर है दैट इज 330 का, इसको हम क्या करेंगे वहां पर ऐड करेंगे बिकॉज दिस बिलोंग्स टू करंट ईयर 330। आप इसकी अभी कैलकुलेशन करो, दैट इज 9570 प्लस 330 माइनस 600 किया, तो दिस विल बी 9300। तो दिस इज एक्सपेंस जो आपने पी एंड एल अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। इसका आप अकाउंट भी बना सकते हो जैसे आपने चैप्टर नंबर 8 में सीखा है, या फिर आप ऐसे स्टेटमेंट की फॉर्म में भी इसकी कैलकुलेशन कर सकते हो। जब तक आपको स्पेसिफिकली बोला ना जाए कि आपने अकाउंट बनाना है या फिर स्टेटमेंट बनाना है, तब तक आप अपनी चॉइस से कोई भी चीज को फॉलो कर सकते हो, आपका जस्ट मेनली कैलकुलेशन सही होना चाहिए। डन। तो आपके 5 वर्किंग नोट होते हैं इस चैप्टर के, वो हमने कर लिए। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेडिंग अकाउंट से। हमारे पास है ट्रेडिंग अकाउंट, आप इसका फॉर्मेट कंप्लीट कर लेना, मैं स्टार्टिंग डायरेक्टली कर रही हूँ यहाँ से टू ओपनिंग स्टॉक से। सबसे पहले आपको स्टॉक का बैलेंस दिया हुआ है, इन्वेंट्री का बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस आपको दिया गया है, दिस इज 8040। यहाँ पर आपके पास है इन्वेंट्री इन ट्रेड जिसका ओपनिंग बैलेंस है 8040, तो हम यहाँ पर कोड करेंगे 8040। एंड आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री का बैलेंस भी है 11,120, इसको भी हम यहीं पर रिकॉर्ड कर लेते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक दैट इज 11,120। यहाँ पर आपके पास सेल्स आती है, अभी आपको सेल्स का टोटल सेल्स ऑलरेडी गिवन था, कितना था 71,810।
यहाँ पर ना स्टूडेंट्स एक मिस्टेक करते हैं, वो मोस्टली यहाँ पर रिटर्न को कैलकुलेट करना भूल जाते हैं। बट आपके रिटर्न अगर आपने डेटर्स के अकाउंट में इवन दो उसको यूज किया है, बट रिटर्न को आपने ट्रेडिंग अकाउंट में तो दिखाना है ना कि आपकी टोटल सेल इतनी थी, इसमें से इतनी आपकी रिटर्न हो चुकी है। तो इसको हम यहाँ से भी माइनस करते हैं, तो आपकी जो सेल्स रिटर्न है ना वो यहाँ से भी माइनस होती है, इवन दो उसको आपने डेटर्स के अकाउंट में ऑलरेडी कंसीडर कर लिया है। तो आपकी सेल्स रिटर्न थी दैट इज 1450 की, तो आप इसको यहाँ से माइनस करोगे तो आपकी कैलकुलेशन आ जाएगी। अब इसको हम साथ के साथ कैलकुलेट कर लेते हैं, 71810 माइनस 1450, तो दिस इज 70,360। इसके बाद यहाँ पर आपके पास आती है टू परचेज। सेम परचेज के केस में भी हम क्या करेंगे, टोटल परचेज लिखेंगे। अभी आपकी टोटल परचेज कितनी है, कैश परचेज उन्होंने बताया कि दिस इज 1030, एंड क्रेडिट परचेज को हमने क्रेडिटर्स अकाउंट से निकाला था, दैट इज 58,000 की। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 58,000, तो आपकी टोटल कितनी होगी 59,030। इसमें से हम क्या करेंगे, जो परचेज रिटर्न हुई है उसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास परचेज रिटर्न थी 400 की, तो इसको हम यहाँ से माइनस कर देते हैं, 59,030 माइनस 400, तो दिस इज 58,630। अभी आपके पास और कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर से हमारा डायरेक्टली निकल जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। आप इसकी कैलकुलेशन कर लो, 70360 प्लस 11,120 माइनस 8040 माइनस 58,630, तो दिस इज 14,810। तो इसको आप मैच कर दोगे तो आपका ट्रेडिंग काउंट कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से आप लिखोगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट, ये आपका पी एंड एल अकाउंट है। आपने यहाँ पर फॉर्मेट पहले बनाना है पी एंड एल अकाउंट को, उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करना है। आपके पास यहाँ पर है 14,810। अभी हम क्या करते हैं ना, अभी हम ट्रांजेक्शन्स को नहीं देखेंगे, हम यहाँ से देखेंगे कि हमारा कौन कौन से अकाउंट्स हैं जो हमारे पी एंड एल अकाउंट को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप समरी ऑफ कैश एंड बैंक अकाउंट देखो, यहाँ पर आपके पास रिसीट साइड है। आप इसे रिसीट साइड में देखो कि क्या आपके पास कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन है जो आपके पी एंड एल अकाउंट को अफेक्ट कर सकती है। कैपिटल है, ये पी एंड एल अकाउंट को अफेक्ट नहीं करेगी, डेटर्स नहीं करेंगे, कैश एंड बैंक की ट्रांजेक्शन्स को नहीं करेगा, एंड सेल्स को हमने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिया। तो ये इस साइड में आपके डेबिट साइड में कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन नहीं है जो आपके पी एंड एल अकाउंट को अफेक्ट कर सके, इसलिए इसको हम पी एंड एल के केस में कंसीडर नहीं करेंगे। सिमिलरली अभी आप पेमेंट साइड देखो कि क्या पेमेंट साइड आपकी कोई ट्रांजेक्शन है जो आपके पी एंड एल अकाउंट को अफेक्ट कर सकती है। यहाँ पर आपने एक रिकॉर्ड किया है कैश एक्सपेंसेस को, बट हमने एक्सपेंसेस के लिए प्रॉपरली कैलकुलेशन की है कि एक्सपेंसेस का एग्जैक्टली कितनी अमाउंट आपने पी एंड एल अकाउंट में डालने, तो यहाँ पर आपके जो एक्सपेंसेस होंगे ना 9300 के पी एंड एल अकाउंट में जाएंगे इंस्टेड ऑफ कैश एक्सपेंसेस। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे टू एक्सपेंसेस, हम टोटल एक्सपेंसेस लिखेंगे जो हमने कैलकुलेशन से निकाले, दैट इज 9300 आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। डन। देन इसके बिना यहाँ पर आपके पास और कुछ भी नहीं है जो आपके पी एंड एल अकाउंट को अफेक्ट कर सके। ये अकाउंट हमारा पी एंड एल के बेसिस पर कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आपके पास डेटर्स है। डेटर्स के केस में आपके पास ना दो तीन चीजें हैं जो आपने पी एंड एल में रिकॉर्ड करनी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्काउंट, सेकेंडली आपके बैड डेट। सेल्स रिटर्न को आप ऑलरेडी सेल्स रिटर्न में से सेल्स में से माइनस कर चुके हो, क्रेडिट सेल्स को आप ऑलरेडी सेल्स में रिकॉर्ड कर चुके हो, तो आपका मेनली यहाँ पर क्या बचा है, सिर्फ डिस्काउंट एंड बैड डेट। इसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। अभी आपने 1500 का डिस्काउंट किसी को दिया है, अगर आपने डिस्काउंट दिया है तो यहाँ पर आप क्या करोगे, टू डिस्काउंट अलाउड करोगे 1500 एंड आपके टू बैड डेट। जब आप किसी को डिस्काउंट देते हो तो वो आपके लिए एक एक्सपेंस होता है, इसलिए उसको हम क्या करते हैं, इन द एक्सपेंस साइड रिकॉर्ड करते हैं। बैड डेट है आपके 420 के, तो इसको भी हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे 420। देन इसके बाद आप देखो यहाँ पर आपका डेटर्स काउंट को आपने रिकॉर्ड कर लिया, जो भी पी एंड एल में आइटम्स जानी थी आपने रिकॉर्ड कर ली। सिमिलरली अभी हम देखेंगे क्रेडिटर्स का। क्रेडिटर्स के केस में भी आपके पास यहाँ पर डिस्काउंट है, तो इसको हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। अभी क्रेडिटर ने आपको डिस्काउंट दिया तो यू हैव रिसीव्ड द डिस्काउंट, तो आपके लिए ये इनकम साइड जाएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय डिस्काउंट received, that is 700। डन। देन इसके बाद आपने रिटर्न को ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिया, बाकी कोई चीज भी आपकी पी एंड एल में नहीं जाएगी। बैलेंस शीट में से कुछ भी नहीं जाने वाला, एक्सपेंसेस को आपने रिकॉर्ड ऑलरेडी कर लिया है, तो आपका पी एंड एल के जो अमाउंट्स थी वो हमने डाल दी है। अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, टू नेट प्रॉफिट निकालेंगे। 14,810 प्लस 700 माइनस 9300 माइनस 1500 माइनस 420, तो आपके पास यहाँ पर आ रहा है 4290, तो दिस इज योर नेट प्रॉफिट।
ठीक है, जिसको हम क्या करेंगे बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड करेंगे। तो अभी हम यहाँ पर बनाएंगे अपनी बैलेंस शीट, दैट इज द क्लोजिंग बैलेंस शीट। पहले हमने ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई थी, अभी हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बना रहे हैं। क्लोजिंग बैलेंस शीट में सबसे पहले यहाँ पर आपके पास आता है एसेट्स। अभी एसेट्स के केस में ना आप देखो, आपके पास यहाँ पर ओपनिंग एसेट है, सैंड्री एसेट्स में आपके पास ओपनिंग बैलेंस है 11,610, क्लोजिंग है आपके पास 12,040। बट यहाँ पर आपने मशीनरी को परचेज किया था, आपके पास यहाँ था 430 का। तो अगर आप ओपनिंग बैलेंस आपके पास है, देखो आपके पास ओपनिंग बैलेंस है 11,610, ड्यूरिंग द ईयर आपने 430 की परचेज की है, तो आपका टोटल कितना बन गया 11,610 प्लस 430, तो दिस इज 12,040, जो कि उन्होंने अपने ऑलरेडी क्लोजिंग बैलेंस में दिया हुआ है। एंड इसके बिना यहाँ पर इस क्वेश्चन में ना उन्होंने कोई भी डेप्रीसिएशन वाला पॉइंट नहीं दिया, तो जिसकी वजह से हमने यहाँ पर कोई डेप्रीसिएशन कैलकुलेट नहीं की। अगर हमारी बैलेंसिंग फिगर क्लोजिंग बैलेंस में बैलेंसिंग फिगर निकलती तो वो हमारी डेप्रीसिएशन होती, बट यहाँ पर अगर हमने कैलकुलेशन की तो कैलकुलेशन भी हमारी उतनी बन रही है जितनी हमारी परचेज करने के बाद क्लोजिंग बैलेंस आना चाहिए था। ठीक है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर हमने कोई डेप्रीसिएशन को कैलकुलेट नहीं किया। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना, मैं इसको और डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगी, बट मेनली अभी यहाँ पर यही है। आप यहाँ पर इसका अकाउंट बनाकर भी देख सकते हो एंड आप सिंपली भी इसको समझ सकते हो कि अपना ओपनिंग एंड क्लोजिंग में उतना ही डिफरेंस है जितने आपने परचेज किया ड्यूरिंग द ईयर। एंड यहाँ पर डेप्रिसिएशन के बारे में ना ही कोई पॉइंट बताया गया है, ना ही आपकी कोई बैलेंसिंग फिगर निकल रही है। जितनी आपकी परचेज करने के बाद अमाउंट आ रही है दैट इज इक्वल टू द क्लोजिंग बैलेंस जो आपको गिवन है, जिसकी वजह से यहाँ पर हमने डेप्रिसिएशन की कोई कैलकुलेशन नहीं की है। डन। तो इसके लिए हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, यहाँ पर हम एसेट्स में रिकॉर्ड करेंगे 12,040 को डायरेक्टली। देन इसके बाद हमारे पास है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री को भी हमने रिकॉर्ड किया था ट्रेडिंग में, तो यहाँ से हम रिकॉर्ड कर लेते हैं इन्वेंट्री को, दैट इज 11,120। 11,120। देन इसके बाद हमारे पास था डेटर्स का बैलेंस। डेटर्स का बैलेंस हमें क्लोजिंग तो गिवन ही था ना, इट वाज 17,870। 17,870। एंड नेक्स्ट हमारे पास है कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। इसको आप कंबाइन भी लिख सकते हो, कैश एंड बैंक, एंड आप सेपरेटली भी लिख सकते हो, बिकॉज हमने कैश एंड बैंक समरी में ऑलरेडी इसकी सेपरेशन कर ली है। तो आप यहाँ पर कंबाइन भी लिख सकते हो, सेपरेटली भी लिख सकते हो। देन इसके बाद हमारे पास है ये, हमने ये रिकॉर्ड कर लिया डेटर्स को भी, कैश एट इन हैंड को भी रिकॉर्ड कर लिया, इन्वेंट्री को रिकॉर्ड कर लिया, एसेट्स को रिकॉर्ड कर लिया। अभी हमारे पास दो चीजें बची हैं, फर्स्ट वन इज क्रेडिटर दैट इज 12,400। तो हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिटर्स को। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपके पास आती है कैपिटल, ठीक है, एंड यहाँ पर हम करते हैं क्रेडिटर्स को रिकॉर्ड। क्रेडिटर्स का बैलेंस हमें दिया गया 12,400 का। एंड इसके बाद आपके पास है एक अमाउंट दैट इज एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग। ठीक है, आपके पास क्रेडिटर्स थे 12,400 के एंड एक्सपेंसेस हैं 330 के, तो हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे 330। अभी हम सिर्फ कैपिटल की कैलकुलेशन हमारी पेंडिंग है, इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपके पास है कैपिटल। फर्स्ट ऑफ ऑल ओपनिंग बैलेंस शीट से ना आपने ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट की थी, इसको हम रिकॉर्ड करते हैं, दैट इज 26,770। 26,770। एंड आप अपने ना कैश एंड बैंक से देखो, आपके पास यहाँ पर कैपिटल की एडिशन भी है दैट इज 8,500 की, एंड आपके पास ड्राइंग्स भी है 3,180 के। तो यहाँ पर हम रिकॉर्ड करेंगे, हमारे पास ऐड हो जाएगा, दैट इज द एडिशनल कैपिटल दैट इज 8,500। एंड इसमें हम ऐड करते हैं हमारे नेट प्रॉफिट को, जिसको हमने कैलकुलेट किया था, दैट इज 4290। इसको हम टोटल करेंगे एंड यहाँ से हम क्या करेंगे, हमारी ड्राइंग्स को माइनस करेंगे। ड्राइंग्स हमारे पास कितने की थी, ड्राइंग्स बस ड्राइंग्स हमने यहाँ पर लिखी थी हाउस होल्ड एक्सपेंसिस 3180 के, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 3180, इसको हमने माइनस करना है। तो दिस इज 26,770 प्लस 8,500 प्लस 4,290 माइनस 3,180, तो दिस इज 36,380। इसमें हम क्या करेंगे, क्रेडिटर्स को ऐड करेंगे, दैट इज 12,400 प्लस 330, तो दिस इज 49,110। अभी अगर हमारी एसेट साइड मैच होगी तो हमारा आंसर सही है। 12,040 11120 17870 880। डन। तो यहाँ पर भी आपके पास कितना आ रहा है 49,110। तो आपकी बैलेंस शीट मैच हो चुकी है, इसका मतलब क्या है कि आपका आंसर सही है।
डन। तो दिस वाज योर इलस्ट्रेशन नंबर 9। अभी एक बार इसको हम क्रॉस चेक भी कर लेते हैं। 49110 49110। डन। तो इससे आपका इलस्ट्रेशन नंबर 9 कंप्लीट हो चुका है। इसको हमने बहुत ही डिटेल में देखा। अभी इसके बाद जो इलस्ट्रेशन नंबर 10 है ना, अगर मुझे लगेगा कि उसमें कोई ऐसा एडिशनल पॉइंट नहीं है जो हमें सेपरेटली सॉल्व करना पड़े, तो उसको हम डायरेक्टली मॉड्यूल से डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले आप फर्स्ट ऑफ ऑल ना इलस्ट्रेशन नंबर 9 को खुद से एक बार प्रॉपरली डिटेल में प्रैक्टिस करना विदाउट एनी रेफरेंस। आप मॉड्यूल को क्लोज करके सिर्फ अपने क्वेश्चन को देखना एंड क्वेश्चन के बेसिस पर आप खुद से सॉल्व करके देखना। अगर आपका आंसर मैच हो गया तो इसका मतलब क्या है कि आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ लग चुका है। That's it. Thank you so much. Please keep revising, keep practicing. Thank you.